हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप लर्निंग। आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं उन क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगा जो पिछले कई एग्ज़ाम में, या रेलवे हो या एसएससी, कई एग्ज़ाम में रिपीटेड पूछा गया है। बार बार इन सब क्वेश्चन आया है एंड आने वाले एग्ज़ाम में भी इन सब क्वेश्चन का आने का मैक्सिमम चांसेस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन के साथ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो कुछ ऑप्शन नंबर 1 एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट एंड ऑप्शन नंबर 3 डिस्टेंस, या इस ऑप्शन नंबर डी स्पीड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, इसका ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मॉल रेन ड्रॉप फॉर थ्रू ईयर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, its velocity increases, its velocity goes on decreasing, its velocity goes on increasing for some time and then become constant, and it falls with constant speed for some time and then its velocity increases। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सी, its velocity goes on increasing for some time and then become constant। Question number 3, the working principle of washing machine। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वॉशिंग मशीन का? जो हमारे घर में वॉशिंग मशीन यूज़ होता है तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन नंबर बी डायलिसिस, ऑप्शन नंबर सी रिवर्स ऑस्मोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी डिफ्यूजन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड। जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है उसका दूसरा नेम क्या है? उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉ ऑफ मोमेंट, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एनर्जी, या लॉ ऑफ मोमेंटम। जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्थिति में है, यानी जिस पोजीशन में है, वो ऑब्जेक्ट उसी स्थिति में रहना चाहता है। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहना चाहता है, अगर कोई बॉडी स्थिर है, रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इसी को डिफाइन करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन क्रीम इज सेपरेटर बिकॉज ऑफ। जो फैट है मिल्क क्रीम से कैसे सेपरेट होता है? उसका फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कोहेसिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ऑप्शन नंबर डी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन क्रीम एज ए सेपरेटर बिकॉज ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो फैट है वो मिल्क क्रीम से सेपरेट हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर। जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और एंगल ऑफ रिपोज है वो क्या है? ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट इज इक्वल टू ईच अदर्स, नॉट इक्वल टू ईच अदर्स एंड प्रोपोर्शनल टू ईच अदर्स एंड नन ऑफ दी अबव। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज है, इसका करेक्ट आंसर है इक्वल टू ईच अदर्स, इक्वल टू ईच अदर्स। जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और एंगल ऑफ रिपोज है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इक्वल टू ईच अदर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉजेज द ऑब्जेक्ट। इसका ऑप्शन है टू इंक्रीज इस स्पीड, टू डिक्रीज इट्स स्पीड, to resist any change in state and to decelerate due to friction। तो बताइए इस क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा? द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉजेज द ऑब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। आपको पहले ही मैं बताया इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, कि कोई भी बॉडी जिस स्थिति में है, जिस पोजीशन में है, वो उसी स्टेट में रहना चाहता है, वो इसी स्टेट में रहना चाहता है। तो इसका आंसर है टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। एंड क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, वी स्लिप ऑन मूडी रोड ड्यू टू। हम मूडी रोड में स्लिप क्यों कर जाते हैं, उसका क्या रीज़न है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 इज ग्रेविटेशनल फोर्स, रिलेटिव वेलोसिटी, लैक ऑफ फ्रिक्शन, या ऑप्शन नंबर डी एक्सेसिव फ्रिक्शन। स्लिप का क्या रीज़न है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक ऑफ फ्रिक्शन। क्या है? लैक ऑफ फ्रिक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा 10th क्वेश्चन, द क्वांटिटी वेट इज मेजर्ड। जो हम वेट का मेजर करते हैं किस पे करते हैं, किस चीज से किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बैलेंसिंग, बीम बैलेंस, ऑप्शन नंबर बी कॉमन बैलेंस, ऑप्शन नंबर सी स्प्रिंग बैलेंस, या ऑप्शन नंबर डी बैलेंस व्हील। जो तो क्वांटिटी ऑफ वेट है उसको मेजर करते हैं हम स्प्रिंग बैलेंस से। उसका करेक्ट आंसर इज स्प्रिंग बैलेंस। जो स्प्रिंग बैलेंस है उसी से हम मेजर करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो रॉकेट है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, या आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स। अब बताइए रॉकेट किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ पे काम करता है। यानी रॉकेट जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ पे है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। यानी एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 क्वेश्चन, inside an artificial satellite feel weightlessness because the force of attraction due to the earth is। जब कोई भी बॉडी या कोई भी चीज़ जब सेटेलाइट के अंदर है तो वो वेटलेस फील करता है, यानी वेटलेस फील करता है, उसका क्या रीज़न है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज जीरो एट द प्लेस, balanced by the force of attraction due to moon, option number C is equal to the centrifugal force, and D is non-effective due to particle design of the satellite। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इसका करेक्ट आंसर है। एंड बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है,
वो कहता है द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग बाय सोप इज, जो सोप है उसका क्लीनिंग का प्रिंसिपल क्या है, उसको साफ करने का उसका किस सिद्धांत पे काम करता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सरफेस टेंशन, सेकंड ऑप्शन है फ्लोटेशन, थर्ड ऑप्शन है वेलोसिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है इलास्टिसिटी। द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग बाय सोप इज क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है सरफेस टेंशन, वो उसी सिद्धांत पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्लाउड फ्लोट इन द एटमोसफियर बिकॉज ऑफ, जो क्लाउड है जो एटमोसफियर पे क्या करता है, फ्लोट करता है, उसका क्या रीज़न है, उसका क्या रीज़न है कि वो क्लाउड में फ्लोट करता है। तो ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट लो प्रेशर, ऑप्शन नंबर सेकेंड लो डेंसिटी, ऑप्शन नंबर सी लो विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर डी लो टेम्परेचर। बताइए, क्लाउड फ्लोट इन एटमोसफियर बिकॉज ऑफ, बताइए, लो डेंसिटी पे काम करता है। ऑप्शन नंबर बी, लो डेंसिटी के होने के कारण जो क्लाउड है वो फ्लोट करता रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लो डेंसिटी। और डेंसिटी आपको पता है, इसको रो से डिनोट करते हैं और ये इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम्स, मास बाय वॉल्यूम को ही डेंसिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज डिटरमाइंड बाय, जो मिल्क का प्योरिटी है हम किस चीज़ से डिटरमाइन करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम डिटरमाइन करते हैं, वो बताना है। तो हमारा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी इज लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी इज हाइग्रोमीटर एंड ऑप्शन डी इज थर्मोमीटर। तो बताइए द प्योरिटी ऑफ मिल्क को हम किस चीज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से डिटरमाइन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर्स। जो हम प्योरिटी ऑफ मिल्क को जांचते हैं, यानी प्योरिटी ऑफ मिल्क को डिटरमाइन करते हैं लैक्टोमीटर से। एंड देन क्वेश्चन नंबर 18, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन व्हिच अमंग द फॉलोइंग लॉज, जो बर्नौलीज का प्रिंसिपल है वो किस लॉ पे काम करता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है किस लॉ पे बेस है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक्चुअली जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। इसका इक्वेशन है P बाय रो जी प्लस 1/2 V स्क्वायर प्लस जेड, P बाय रो जी प्लस 1/2 G प्लस जेड। ये इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है बर्नौलीज प्रिंसिपल है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। द नेक्स्ट इज वाटर ड्रॉप डू नॉट स्टिक टू द ऑयल सरफेस ड्यू टू, जो वाटर ड्रॉप है ऑयल के साथ वो स्टिक नहीं करता है, उसका क्या रीज़न है, उसका क्यों नहीं स्टिक करता है, उसका सही आंसर बताना है आपको इन क्वेश्चन में। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लैक ऑफ एडेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन, कैन नॉट मिक्स ईच अदर एंड वाटर इज लाइटर देन ऑयल। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपको लग रहा है। जो वाटर ड्रॉपलेट है वो ऑयल के साथ स्टिक नहीं करता है, ड्यू टू किस रीज़न से। तो इसका करेक्ट आंसर है लैक ऑफ एडेसिव फोर्स। इसका करेक्ट आंसर इज लैक ऑफ एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स कम होने के कारण वाटर जो है ऑयल के साथ क्या नहीं करता है, स्टिक नहीं होते, एक दूसरे से चिपक नहीं जाते हैं, इसीलिए।
एक्चुअली जो एडेसिव फोर्स है वो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अदर सब्सटेंस, जैसे हम पेन है और कॉपी है, जब हम लिखते हैं तो उसमें एडेसिव फोर्स की अगर कमी हो जाए तो वो प्रॉपर लिख नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे जो काम फोर्स काम करता है वो एडेसिव फोर्स काम करता है, और जब एडेसिव फोर्स घट जाएगा तो हमारा लिखावट सही से नहीं होगा। तो उसी तरह आप याद रख सकते हैं कि एडेसिव फोर्स उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था कि वाटर ड्रॉपलेट डू नॉट स्टिक टू द ऑयल सरफेस ड्यू टू द लैक ऑफ एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स के कम होने के कारण जो वाटर ड्रॉप है वो ऑयल के साथ स्टिक नहीं हो पाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट ए लिक्विड ड्रॉप टेंस टू एज्यूम ए स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ, जो लिक्विड ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप ले लेता है, उसका क्या रीज़न है आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन इज फर्स्ट सरफेस टेंशन, ऑप्शन इज सेकंड इलास्टिक फोर्स, एंड ऑप्शन इज थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ऑप्शन नंबर डी इज विस्कस फोर्स। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। ए लिक्विड ड्रॉपलेट टेंस टू एज्यूम ए स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ, जो लिक्विड ड्रॉपलेट है वो स्फेरिकल शेप का हो जाता है किस रीज़न से। तो इसका करेक्ट आंसर है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप लर्निंग को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।